हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार एस्टेट की परीक्षा जिसकी भी होने वाली है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अब आप कहेंगे कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो कल के वीडियो में मैंने आप सभी को इसके जितनी भी कहानियाँ हैं उनका एक संक्षिप्त विवरण जो है मैं लेके आई थी। एक शॉर्ट नोट आप सभी के लिए लेके आई थी, जिसमें उस कहानी का संकलन, प्रकाशन वर्ष, उसके पात्र, विषय वस्तु आदि संकलित थे। उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा ताकि आपके पास ये वीडियो रहे। आज के इस वीडियो में हम कविता के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो भी कविताएं आपके सिलेबस में दी गई है बिहार एस्टेट के, तो उन सभी कविताओं का एक शॉर्ट नोट कि किसमें ये संकलित है, प्रकाशन वर्ष क्या है, इस कविता की मुख्य विषय वस्तु क्या है। तो जैसा मैंने बाकी चीज़ों का भी करवाया है, यूजीसी नेट का भी करवा चुकी हूँ और यूपीएचएससी का भी करवा चुकी हूँ, इसी प्रकार से आपके लिए बिहार एस्टेट का भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहली कविता है वो है दोनों ओर प्रेम पलता है। अब इसके लेखक कवि कौन है, तो इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी की ये कविता है। अब ये जो कविता है दोनों ओर प्रेम पलता है, ये किसमें संकलित है, तो साकेत के नवम सर्ग में ये संकलित है। इस कविता में प्रेम की महत्ता का जो है वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। और अगर प्रतीक की बात करें तो दीपक और पतंगे का जो है प्रतीक रूप इसमें लिया गया है। और दीपक और पतंगे के माध्यम से उर्मिला और लक्ष्मण के उदात्त प्रेम का जो है वर्णन इसमें किया गया है। अब आपको पता है कि साकेत जो है किस पर आधारित है, और स्पेशली अगर बात करूं इसके 9वें सर्ग की, तो इसका 9वां सर्ग जो है उर्मिला पर आधारित है। उर्मिला का जो विरह वर्णन है उस पर ये आधारित है। तो इस कविता में उर्मिला और लक्ष्मण का जो प्रेम है वो दीपक और पतंगे के माध्यम से बताया गया है कि दोनों ओर प्रेम पलता है, यानी दोनों का ही एक दूसरे से क्या जुड़ाव, ये कीट और पतंगे का आपस में दीपक और पतंगे का क्या रिश्ता होता है, किस प्रकार से दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से कवि के द्वारा बताया गया है कि दोनों का जो है प्रेम एक दूसरे से है, दोनों किस प्रकार से एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है, यही इस कविता में है। तो यहाँ पे संक्षिप्त रूप में ही बात करेंगे। अब साकेत क्या है, एक महाकाव्य है। प्रकाशन वर्ष इसका 1931 ईस्वी है और इस पर कवि को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिल चुका है। और ये कविता जो है वैदर्भी काव्यात्मक गीति शैली में लिखा गया है। सर्गों की बात करें तो साकेत में कुल 12 सर्ग है और इसका 9वां सर्ग उर्मिला के विरह वर्णन से संबंधित है। ठीक है, अगली कविता है हिमालय, दिनकर जी की कविता है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी और ये उनके काव्य संग्रह रेणुका में संकलित है और रेणुका का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1935 ईस्वी। ठीक है, इस कविता में भारत चीन के युद्ध के समय, जो भारत चीन का युद्ध हुआ था उस समय दिनकर जी ने ये कविता जो है संसद भवन में गाया था। इस कविता में हिमालय को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता की बात, जो स्वतंत्रता आंदोलन देश में चलता है उसकी बात कवि के द्वारा की गई है। हिमालय को भारत के गौरव का प्रतीक मानकर आह्वान किया गया है। तो भारत का प्रतीक है हिमालय, किस प्रकार से रक्षा करता है, तो इसी प्रकार का जो है इस कविता में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। ये कविता जो है, जैसे कि आप जानते हैं दिनकर जी की कविता राष्ट्रभक्ति परक होती है, तो ये कविता भी उनकी राष्ट्रभक्ति परक कविता है। ठीक है, अगली कविता है वह तोड़ती पत्थर, निराला जी की है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। ये उनकी काव्य संग्रह अनामिका में संकलित है। ठीक है, और पत्रिका की बात करें तो ये सुधा पत्रिका में 1937 में प्रकाशित हुई। ठीक है, ये इस कविता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब इसका विषय क्या है, तो मजदूर वर्ग की दयनीय स्थिति का जो है वर्णन किया गया है। लेखक जो है इलाहाबाद के रास्ते में एक मजदूरनी को एक
स्त्री को जो मजदूरनी है उसको पत्थर तोड़ते हुए देखते हैं तो उसका वर्णन जो है किस प्रकार से बहुत ही मार्मिक ढंग से उस मजदूरनी का जो है वर्णन करते हैं। वह तोड़ती पत्थर, तो कैसे तोड़ रही है, किस प्रकार से उसका विवरण है, इसका वर्णन किया है। शोषित समाज की विषमता के किस प्रकार से एक गरीब का जो है शोषण किया जाता है, वही इस कविता का मुख्य भाव है। गरीबी और अमीरी की असमानता का जो वर्णन है वो हमें इस कविता में देखने को मिलता है। ठीक है, अगली कविता है तुमुल कोलाहल। ये कविता जो है जयशंकर प्रसाद की है और ये कविता किस से ली गई है, तो कामायनी के निर्वेद सर्ग से ली गई है। तो कामायनी में जैसा कि आप जानते हैं 15 सर्ग है, तो इसमें जो निर्वेद सर्ग है उससे ये पंक्तियां ली गई है तुमुल कोलाहल। तो ये कामायनी से ली गई है। तो कामायनी की बात करें तो उसका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। सर्ग इसमें कुल 15 है। इसका पहला सर्ग चिंता सर्ग है जो कि सबसे छोटा सर्ग है। इसका अंतिम सर्ग जो है वो आनंद सर्ग है जो कि सबसे बड़ा सर्ग है। अब यहाँ पे चूंकि ये पंक्तियाँ निर्वेद सर्ग से ली गई है तो निर्वेद सर्ग जो है इसका 12वां सर्ग है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। ये कौन सा सर्ग है? निर्वेद सर्ग, इसका 12वां सर्ग है। ठीक है, ये किस पर आधारित है? कामायनी जो है प्रतिभिज्ञा दर्शन पर आधारित है। परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि किस दर्शन पर आधारित है। इस कविता पर कवि को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिल चुका है। प्रतीक भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रतीक कौन क्या है? मनु जो है मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। अब इस सर्ग में क्या बताया गया है निर्वेद सर्ग में? तो देखिए, श्रद्धा जो है मनु को खोजते ईड़ा के राजमहल में अपने पुत्र मानव के साथ जो है निर्वेद सर्ग में पहुंच जाती है। तो श्रद्धा जो है मनु जो है उसके पास से चले जा चुके होते हैं, तो वो अपने पुत्र को साथ लेके जो है ईड़ा के राजमहल में पहुंचती है। तो श्रद्धा जो है मनु को प्राप्त कर आनंद से ये गीत गाती है तुमुल कोलाहल। तो ये जो कविता लिखी गई है, जब श्रद्धा मनु को देखती है, मिलती है उनसे निर्वेद सर्ग में, तो ये जो पंक्तियाँ कही गई है उसी समय की है। परंतु मनु को क्या लगता है कि उन्होंने गलत किया है। तो उनको लगता है कि उन्होंने दोनों के साथ यानी ईड़ा और श्रद्धा दोनों के साथ गलत किया है, तो वे दोनों के पास से वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर श्रद्धा क्या करती है? अपने पुत्र मानव को ईड़ा के पास छोड़ देती है और फिर से मनु की खोज में लग जाती है और फिर अंततः मनु जो है उनको मिल जाते हैं और फिर दोनों का मिलन इस प्रकार से हो जाता है। तो यही निर्वेद सर्ग में बताया गया है। और मुख्य रूप से अगर बात करें तो जब श्रद्धा को मनु मिल जाते हैं तो आनंद से जो वो गीत गाती है वो मुख्य इसका उद्देश्य है निर्वेद सर्ग में। ठीक है, अगली कविता है मैंने उसको, केदारनाथ अग्रवाल जी की है। ये उनके काव्य संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं में संकलित है। अब बात करें फूल नहीं रंग बोलते हैं तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। और ये जो कविता है मैंने उसको, इसका प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। ठीक है, इस कविता में देखिए, इस कविता में क्या है? मैंने उसको तपते देखा गलते देखा, इस प्रकार से कुछ भाव हैं कविता के। तो इस कविता में क्या है? श्रमिक चरित्र का वर्णन है कि श्रमिक वर्ग जो है किस प्रकार से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका वर्णन है। श्रमिक समाज के विकास का वर्णन देखने को मिलता है। इसके साथ ही उसका जीवन जो है किस प्रकार से संघर्ष हो और कष्टों में बीतता है, इन सभी का वर्णन इस कविता में मिलता है। तो तपना गलना ढलना लोहे के समान जीवन, तो लोहा जिस प्रकार से तपता है, आग में पकता है, जलता है और कोई आकार जो है उसको दिया जाता है, तो उसका तपना गलना ढलना यानी कि जो श्रमिक वर्ग है उसका जीवन लोहे के समान जो है बताया गया है। तो ये इस कविता का भाव है। ठीक है, अगली कविता है शासन की बंदूक।
नागार्जुन की कविता है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह तुमने कहा था में संकलित है। अब तुमने कहा था का प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी। शासन की बंदूक, इस कविता का में जो मुख्य है वो क्या है, विषय क्या है? आपातकाल के दिन की ये कविता है। आपातकाल केवल इतिहास का कालखंड नहीं होता, बल्कि इसमें बेहया और खुर्दगर्जी वाले लोकतंत्र सत्ता का अधोपतन का एक दस्तावेज भी होता है। तो किस प्रकार से आपातकाल से केवल जो लोग हैं उन्हीं को इसका असर नहीं पड़ता, बल्कि जो ये लोकतंत्र सत्ताधारी होते हैं जो केवल अपने मतलब की बात सोचते हैं, उनका भी किस प्रकार से पतन होता है उसका भी ये दस्तावेज है कि शासन की जब बंदूक उठती है तो सबको इसका असर जो है देखना पड़ता है, सबको झेलना पड़ता है। अगली कविता है जीवन का झरना, आरसी प्रसाद सिंह की कविता है और इसका प्रकाशन वर्ष तो मुझे नहीं मिल पाया है और ना काव्य संग्रह का पता चला है कि कौन सा है। मैंने काफ़ी देखा लेकिन नहीं मिला, तो चलिए कोई बात नहीं, बाकी चीज़ें इसकी पढ़ लेते हैं। ये एक प्रेरणादायक कविता है जिसमें प्रेरणा दी गई है जीवन का झरना, कि जीवन को जो है जीवन की तुलना झरने से करते हुए निरंतर गतिशील रहने की प्रेरणा दी गई है। सुख दुख जो है झरने के दो किनारे बताए गए हैं। हर परिस्थिति में संघर्ष का सामना करना, यानी कैसी भी परिस्थिति आए तो हर परिस्थिति में संघर्ष का सामना करना। झरने के माध्यम से प्रगतिशील व गतिशील रहने की प्रेरणा, यानी कि जिस प्रकार से झरना जो है बहता रहता है, उसके रास्ते में चाहे पत्थर आए, चाहे किसी भी प्रकार का मुश्किल से मुश्किल रास्ता आए, झरना अपनी गति बना के रखता है, निरंतर बहता ही जाता है, चाहे उसके रास्ते में कुछ भी आ जाए। तो इसी प्रकार से मनुष्य को भी जो है अपना जीवन झरने के समान जीना चाहिए, चाहे उसके जीवन में दुख आए चाहे वो सुख आए। ठीक है, ये इस कविता का मुख्य भाव है। अगली कविता है मेघगीत, जिसके लेखक हैं जानकी वल्लभ शास्त्री। इस कविता में दुखी और तप्त धरती की पीड़ा मिटाने हेतु मेघ को बरसने का आह्वान किया गया है। मेघगीत यानी मेघों के लिए कोई गीत गाया गया है। तो जो धरती है वो तप रही है इस गर्मी से, इस भीषण गर्मी से, तो इस धरती की ताप को मिटाने के लिए मेघों को बरसने का जो है आह्वान किया गया है। बादल के क्रांतिकारी व्यक्तित्व का जो है वर्णन किया गया है। पीड़ा से मुक्त करना बादल का दायित्व बताया गया है, कि यानी कि जो धरती की जो पीड़ा है, ये जो गर्मी की ताप बरस रही है, उससे मुक्त करना ही बादल का दायित्व है। ये एक प्रकृति परक कविता है, यानी प्रकृति की जो है इसमें बात कही गई है। प्रकृति ही तो है, धरती क्या है? प्रकृति है। वर्षा यानी बादल जो है क्या है? प्रकृति का ही है रूप। तो ये एक प्रकृति परक कविता है और प्रकृति के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक चेतना को जगाने का प्रयास किया गया है। बादल को केंद्र में रखकर जीवन की त्रासदी विसंगतियों का वर्णन जो है किया गया है। और जानकी वल्लभ शास्त्री का जो है मेघगीत नाम से काव्य संग्रह है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1950 ईस्वी। तो ये थी संपूर्ण कविताएं जो आपके बिहार एस्टेट में पूछी गई है। तो उन सभी कविताओं का एक संक्षिप्त वर्णन तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।